एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स विद्यार्थी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा टॉपिक कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारा क्या जो टोटल कैपिटल होता है उसमें डेट और इक्विटी का रेशियो डिफाइन करता है। ठीक है, इसके हेल्प के थ्रू हम क्या जानते हैं कि हमारी कंपनी में जो बिजनेस चलाने के लिए जो ओनर है वो कितना हमारा डेट्स यूज कर रहा है या फिर कितना इक्विटी यूज कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, फाइनेंस बीइंग द लाइफ फोर्स ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन। ये तो पता है कि पैसा हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक बेसिक रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, सबसे जरूरी चीज होती है। ठीक है, नीड्स टू बी एस्टिमेटेड, रेज्ड एंड यूटिलाइज प्रॉपर्ली टू मैक्सिमाइज द रिटर्न फ्रॉम सच इन्वेस्टमेंट। आपको जो है आपका जो कैपिटल रेज करना है, उसे इन्वेस्ट करना है, ये सारी डिसीजंस को क्या करना पड़ता है, बहुत ध्यान देना पड़ता है ताकि आपकी रिटर्न जो क्या हो वो इंक्रीज हो सके आपकी इन्वेस्टमेंट पे, जिन चीजों पे आप पैसा लगा रहे होते हो। ठीक है, अ करेक्ट एस्टिमेट ऑफ करंट एंड फ्यूचर नीड्स ऑफ कैपिटल नीड्स टू बी मेड टू हैव एन ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। एक सही कैपिटल स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको प्रेजेंट और फ्यूचर में अपने फाइनेंशियल नीड्स को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि आपको कितने पैसों की जरूरत इन फ्यूचर या फिर प्रेजेंट में लग सकती है। ठीक है, ताकि आप क्या कर सको, अपना जो भी कैपिटल है उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर सको। ठीक है, विच शैल हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू रन इट्स वर्क स्मूथली विदाउट एनी हैसल्स। इसकी वजह से क्या होगा, जो आपका काम है वो स्मूथली चलता रहेगा बिना किसी रुकावट के। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर रिफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस लॉन्ग फॉर्म्स ऑफ फाइनेंस सच एज डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड इक्विटी शेयर कैपिटल। इट इज कंसर्न्ड विद द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ द फाइनेंशियल प्लानिंग ऑफ एन एंटरप्राइज सिंस इट डील्स with the proportion among the different types of security। बहुत सीधी साफ सी बात में समझिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन की कैपिटल के अंदर आपकी डेट और इक्विटी के रेशियो क्या है, और इससे क्या करते हैं हम, इसके हेल्प के थ्रू जानते हैं कि एक कंपनी में मतलब ओनर कितनी डेट्स ले रहा है या फिर कितनी अपनी इक्विटी इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, यही सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। उसके बाद आते हैं सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। या तो ओन्ड होंगे या तो बोरोड होंगे। ओन सोर्स में क्या आते हैं, ऑर्डिनरी और इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। ये पहले के टॉपिक में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर की चॉइस को क्या क्या चीजें इफेक्ट करती हैं। सबसे पहला है कैश फ्लो पोजीशन की, हमें कितना खर्चा करना पड़ेगा और उस खर्चे के बाद हमें उससे फायदा कितना मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, इट इज एसेंशियल टू कंसीडर द कैश फ्लो इन द फ्यूचर टू चूज द कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर को चूज करने से पहले हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमारा कितना खर्चा यहाँ पे लगेगा और उस खर्चे के बाद हमें इससे कितने बेनिफिट्स इन फ्यूचर मिलने वाले हैं। ठीक है, द कंपनी मस्ट हैव सफिशिएंट फंड्स फॉर फंडिंग बिजनेस ऑपरेशन। एक कंपनी के पास सफिशिएंट फंड्स होने चाहिए, मतलब इतना पैसा होना चाहिए कि वो जो अपनी फाइनेंशियल ऑपरेशंस है उसको कंप्लीट कर सके। इन्वेस्टिंग इन फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट कर सके एंड फुलफिलिंग डेट ऑब्लिगेशंस, और क्या कर सके, अपनी डेट ऑब्लिगेशंस को भी फुलफिल कर सके। जो उसने पैसा किसी से उधार लिया वो भी वो चुका सके। ठीक है, सच एज इंटरेस्ट एंड कैपिटल रिपेमेंट। ये इंटरेस्ट के फॉर्म में, कैपिटल रिपेमेंट के फॉर्म में। ठीक है, इफ अ कंपनी इज कॉन्फिडेंट इन इट्स एबिलिटी टू जनरेट सफिशिएंट कैश फ्लो। अगर एक कंपनी को इतना कॉन्फिडेंट है कि वो इतना पैसा कमा सकती है, इतना प्रॉफिट अर्न कर सकती है कि वो अपनी ये सारी डेट्स वगैरह क्या करे, ये डेली ऑपरेशंस में उसको जरूरतें हैं वो पूरी कर सके। इट शुड यूज मोर डेट सिक्योरिटीज इन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर। अगर वो इतनी कैपेबल है कि वो अपनी डेट्स को क्या कर सके, चुका सकती है, तो वो क्या कर सकती है, डेट्स ले सकती है और डेट्स बोरो कर सकती है। ठीक है, क्योंकि वो कैपेबल है कि इन फ्यूचर वो अपना कर्जा चुका लेगी। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं कर सकती है तो वो क्या करेगी, इक्विटी में ज्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश करेगी। इफ देयर इज कैश शॉर्टेज इट शुड यूज मोर इक्विटी। वो क्या करेगी, ज्यादा इक्विटी यूज करने की कोशिश करेगी। सिक्योरिटी सिंस देयर इज नो ऑब्लिगेशन टू पे इट्स इक्विटी ओनर्स, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है। उसके बाद दूसरा हमारा आता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। हम अपनी अर्निंग से कितनी बार अपना इंटरेस्ट पे कर सकते हैं। ठीक है, ICR सिग्निफाइज द नंबर ऑफ टाइम्स अ कंपनी इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट और टैक्स पे करने से पहले कितनी बार कंपनी अपना जो भी इंटरेस्ट है उसको पे कर सकती है। ठीक है, मीट्स इट्स इंटरेस्ट पेमेंट। The ICR specifies the number of time EBIT can repay the interest obligation। जो हमारी इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन है वो उसको कितनी बार पे कर सकती है। ठीक है,
आईसीआर का फॉर्मूला क्या है, ईबीआईटी मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट, ठीक है। द हायर द रेशियो लोअर शैल बी द रिस्क ऑफ कंपनी, जितना हाई इसका रेशियो होगा, आप जितने ही सफिशिएंट होगे अपनी डेट्स को मतलब जो भी इंटरेस्ट वगैरह पे करने के लिए, उतना ही आपका रिस्क क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पे फेलिंग टू मीट इट इंटरेस्ट पेमेंट एंड ऑब्लिगेशन, द रिस्क ऑफ कंपनी फेलिंग टू मीट इट्स इंटरेस्ट पेमेंट एंड ऑब्लिगेशन, ठीक है। उसके बाद आता है डेट सर्विस कवरेज रेशियो, आप अपने अर्निंग से अपनी जो टोटल डेट्स है उसको कितनी बार पे कर सकते हो, ठीक है। अंडर दिस द अमाउंट ऑफ मनी नीडेड टू पे ऑफ डेट्स एंड कैपिटल फॉर प्रेफर्ड शेयर इज कंपेयर टू प्रॉफिट जनरेटेड बाय द ऑपरेशंस, ठीक है। उसके बाद आता है प्रॉफिट आफ्टर, इसका फॉर्मूला है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस अपॉन प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस इंटरेस्ट प्लस रिपेमेंट ऑब्लिगेशन, ये इसका फॉर्मूला है डेट सर्विस ये डेट सर्विस कवरेज रेशियो का, ठीक है। हायर डीसीआर इंडिकेट्स अ बेटर कैपेसिटी टू मीट कैश ऑब्लिगेशन, अगर आपका डीसीआर हाई है तो आप अपनी डेट्स को पे करने में कैपेबल हो, ठीक है। विच इम्प्लाइज दैट द कंपनी कैन चूज मोर डेट्स, इसके थ्रू क्या हेल्प होती है, हम देख सकते हैं अगर हम एबल हैं अपनी डेट्स को ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने के लिए तो हम और डेट्स ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। हाउएवर इन द केस ऑफ लोअर डीसीआर द कंपनीज प्रेफर मोर इक्विटी, यहाँ पे भी सेम केस है कि अगर आप एबल नहीं हो अपने डेट्स को पूरा करने के लिए तो क्या करो, आप इक्विटी में ज्यादा कोशिश करो आप इक्विटी लेने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद आता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जितना पैसा हम लगा रहे हैं उस पे हमें कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज अ क्रूशियल फैक्टर इन डिजाइनिंग एन अप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर, एक अप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ही क्रूशियल फैक्टर होता है, ठीक है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट मतलब रिटर्न जो भी हमारे होते हैं माइनस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉन कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू 100, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। एक एग्जांपल है, अ कंपनी इन्वेस्ट 5 लाख इन कैपिटल इन अ प्रोजेक्ट, एक कंपनी क्या कर रही है अपने प्रोजेक्ट में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है। एंड आफ्टर अ ईयर इट अर्न 6,50,000 इन टोटल, वो क्या कर रही है 6.5 लाख क्या कर रही है टोटल में रिटर्न जनरेट कर रही है, तो इसको फायदा कितना यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे इसका फायदा होगा, ठीक है, 30% का, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया इसका। इन केस ROI रेट ऑन इंटरेस्ट, अगर आपका ROI ग्रेटर है तो क्या होगा, आप यहाँ से ये समझ सकते हो कि जिस चीज में आपने पैसा लगाया वो आपके लिए प्रॉफिटेबल है। अगर आपका रिटर्न इन्वेस्टमेंट पे कम है तो आपके लिए जो प्रोजेक्ट है वो फायदेमंद नहीं है, यहाँ पे ये चीज आप डिटरमाइन कर सकते हो, ठीक है। In case ROI rate of interest, then the company must prefer borrowed fund in capital structure, whereas in case of अगर आपका return on investment कम है rate of interest on debts, then the company must avoid debts and usage of equity financing, ठीक है। उसके बाद आता है cost of debt, हमें डेट्स पे क्या करना पड़ता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। अगर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पे करेंगे तो हम अवॉइड करेंगे कि हम और ज्यादा डेट्स ना लें यहाँ पे, क्योंकि डेट्स हमारी क्या होती है, एक्सपेंसेस होती है, हमारी एक्सपेंसेस यहाँ पे बढ़ जाएंगे। अगर हमारे पास पहले से ही कर्जा है और हम और कर्जा ले लेंगे तो यहाँ पे हमारी एक्सपेंसेस इंक्रीज हो जाएंगे और हम एबल नहीं रहेंगे पे करने के लिए, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ डेट हैज अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन हाउ मच डेट विल बी यूज इन द कैपिटल स्ट्रक्चर, आपके जो भी आप बोरो करते हो पैसा या फिर कैपिटल रेज करते हो, डेट्स वगैरह लेते हो, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में, आपको कितना कर्जा लेना है ये चीज डिसाइड करने में हेल्प करता है। द कंपनी विल प्रेफर हायर डेट्स ओवर इक्विटी इफ इट कैन अरेंज बोरोड फंड एट अ रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब कंपनी तभी अपना डेट्स क्या करेगी, डेट्स लेगी जब वो जानती है कि वो उतनी कैपेसिटी उसकी है, वो कैपेबल है कि वो फंड्स बोरो करके इंटरेस्ट पे कर सकती है, तभी वो क्या करेगी, डेट्स लेगी यहाँ पे। लो कॉस्ट ऑफ डेट्स हायर प्रोपोर्शन ऑफ डेट इन कैपिटल, अगर आपका इंटरेस्ट कम है तो आप और डेट्स ले सकते हो, अगर आपका इंटरेस्ट ज्यादा है तो आप क्या करोगे, अवॉइड करोगे कि और ज्यादा एक्सपेंसेस आप अपने ना बढ़ाओ, ठीक है, डेट्स नहीं लोगे फिर यहाँ पे, ठीक है। अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में इसको इस तरीके से आप डिफाइन करना। टैक्स रेट क्या होता है, टैक्स रेट वो होता है जो हमारी इनकम होती है, उस इनकम पे हम कुछ परसेंट क्या करते हैं, गवर्नमेंट को पे करते हैं, किसके फॉर्म में, टैक्स रेट के फॉर्म में, ठीक है। टैक्स रेट रिफर्स टू द परसेंटेज ऑफ इनकम
income, profit or value of goods and services that is paid as tax to the government. यहाँ पे हम अपनी इनकम का जो परसेंटेज गवर्नमेंट को देते हैं उसको क्या बोलते हैं, टैक्स बोलते हैं, ठीक है। इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टैक्स एन इंडिविजुअल और बिजनेस ओज बेस्ड ऑन देयर अर्निंग एंड ट्रांजेक्शन। आपकी अर्निंग पे आपको कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी उसको कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। लो टैक्स रेट, लोअर प्रोपोर्शन ऑफ डेट इन कैपिटल। अगर आपका टैक्स कम है तो इसका मतलब आपकी एक्सपेंसेस भी यहाँ पे कम है, ठीक है। अगर टैक्स आपका हाई है, हायर प्रोपोर्शन ऑफ डेट इन कैपिटल स्ट्रक्चर, आपका कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट का प्रोपोर्शन भी ज्यादा होगा यहाँ पे, ठीक है। टैक्स अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, टैक्स अमाउंट इज इक्वल्स टू टैक्सेबल इनकम इनटू टैक्स रेट, ठीक है। उसके बाद आता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। जब भी कोई इन्वेस्टर हमारे कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन्वेस्ट करता है तो उसकी भी एक्सपेक्टेशन होती है कि उस पर उसे क्या मिलना चाहिए, उसे रिटर्न्स मिलने चाहिए, ठीक है। तो द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज अनदर एस्पेक्ट दैट इन्फ्लुएंसेस कैपिटल स्ट्रक्चर। ये एक और एस्पेक्ट है जो हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस करता है। द यूजेज ऑफ डेट कैपिटल हैज एन इम्पैक्ट ऑन द रेट ऑफ रिटर्न दैट शेयर होल्डर एक्सपेक्ट फ्रॉम। अगर आप मार्केट से बहुत ज्यादा डेट ले लेते हो तो आपके ऊपर प्रेशर बना रहता है कि आपको क्या करना है, उस पर इंटरेस्ट पे करना है। तो शेयर होल्डर्स का भी यहाँ पे क्या होता है, रिस्क इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो भी तो आपके अगर ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस में लगा रहे, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो कुछ रिटर्न्स के एक्सपेक्टेशन के साथ ही तो कर रहे हैं, ठीक है। द फाइनेंशियल रिस्क दैट शेयर होल्डर्स मस्ट डील विद इंक्रीज एज मोर एज डेट इज। अगर आप बहुत ज्यादा डेट्स यूज करोगे तो आपको तो इंटरेस्ट तो आपको देना ही देना है, तो यहाँ पे शेयर होल्डर्स का भी रिस्क इंक्रीज हो जाता है। द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न राइजेस व्हेन द रिस्क डज एज वेल। जब आपका रिस्क कम रहता है तो आपके रिटर्न्स भी इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। एज अ रिजल्ट डेट शुड ओनली बी यूज स्पैरिंगली। आप अपनी जरूरत के हिसाब से ही डेट्स लो, इतनी ज्यादा मत लो डेट्स कि आप पे ही ना कर पाओ, ठीक है। एनी यूज बियॉन्ड द अमाउंट इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अगर आप बहुत ज्यादा जो है अबंडेंट अमाउंट में यूज कर रहे हो, ठीक है, बियॉन्ड द अमाउंट यूज कर रहे हो आप, तो क्या होगा, इक्विटी तो आपकी इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन एंड इवन दो द अर्निंग पर शेयर इज हाई, अर्निंग पर शेयर तो हाई रहेगी, लेकिन जो होगी आपकी शेयर्स की वैल्यू क्या होगी, वो गिर जाएगी यहाँ पे, ठीक है। द शेयर प्राइस में फॉल। उसके बाद आता है हमारा फ्लोटेशन कॉस्ट। जब हम नया कैपिटल रेस करते हैं उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ एक्सपेंसेस करनी पड़ती है, जैसे ब्रोकरेज चार्ज हो गया, और जो हम डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह कराते हैं उसके लिए हमें कुछ एक्सपेंसेस करनी पड़ती है। ये वही होता है, फ्लोटेशन कॉस्ट वही होता है, ठीक है, जो एक्सपेंसेस हम करते हैं नया कैपिटल रेस करने के प्रोसेस में, ठीक है। इट इज द कॉस्ट इनकर्ड ऑन द इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स। इट इंक्लूड्स कॉस्ट लाइक एडवर्टाइजमेंट, अंडरराइटिंग, ब्रोकरेज, स्टैम्प ड्यूटी, लिस्टिंग चार्जेस, स्टैट्यूटरी फीस एक्सेट्रा, ठीक है। ये सारे एक्सपेंसेस है जो फ्लोटेशन कॉस्ट के अंदर आते हैं। उसके बाद आता है बिफोर मेकिंग अ डिसीजन इट इज इम्पोर्टेंट टू केयरफुली कैलकुलेट द कॉस्ट एसोसिएटेड विद रेजिंग मनी। आप जैसे मनी रेज करने से पहले, पैसा लेने से पहले आप ये चीजें ध्यान में रख लो कि आपको कितना खर्चा यहाँ पे लगने वाला है फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। अलग अलग सोर्सेज जहां से आप रेस करना चाहते हो कैपिटल, उसमें आपको हर एक ऑप्शन में कितना कितना आपको एक्सपेंस आने वाला है, इस चीज को पहले से ही डिटरमाइन करके रखो। देयर आर एडिशनल फॉर्मेलिटीज एंड कॉस्ट एसोसिएटेड विद इशूइंग शेयर्स को इशू करने में कुछ एडिशनल कॉस्ट भी हमारे लगते हैं, ठीक है। फॉर्मेलिटीज एंड कॉस्ट एसोसिएटेड विद इशूइंग शेयर्स एंड डिबेंचर और शेयर्स को इशू करने में क्या होता है, हमारे कुछ एडिशनल कॉस्ट भी लगते हैं यहाँ पे। However, it is less expensive to raise funds through loans and advance। आप लोन और एडवांस के थ्रू जो पैसा बोरो करते हो या लेते हो उसका क्या होता है, वो थोड़ा इजी होता है यहाँ पे, उसमें ज्यादा आपको झमेला नहीं करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आता है और वो लेस एक्सपेंसिव होता है। हायर फ्लोटेशन कॉस्ट इन्वॉल्व इन रेजिंग फंड्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर सोर्स। अगर आपका फ्लोटेशन कॉस्ट ज्यादा होगा तो आप उस सोर्स ऑफ फंड के टुवर्ड्स क्या होगे, लेस अट्रैक्टिव होगे, और अगर यही चीज वाइस वर्सा का केस कर दिया जाए तो आप प्रायोरिटाइज करोगे वो सोर्स ऑफ फंड, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा रिस्क कंसिडरेशन की हमें कोई भी सोर्स से जिससे हम फंड्स रेस कर रहे हैं उसके साथ साथ क्या क्या चीजें हमें नुकसान, मतलब क्या क्या आगे चल के हमें रिस्क फेस करने पड़ सकते हैं, ठीक है। देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ रिस्क। यहाँ दो कैटेगरीज है रिस्क के। सबसे पहला आता है फाइनेंशियल रिस्क।
फाइनेंशियल रिस्क इज द स्टेट इन विच अ बिजनेस इज अनेबल टू पे इट्स सेट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। ये वो रिस्क होता है जहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं कर पाती है, such as interest, a dividend on preference stock, payment to creditors, etc. ये कुछ चीजें हैं, ठीक है, जो पे नहीं कर पाती है। बिजनेस रिस्क क्या होता है? refers to the risk of the business inability to pay its fixed operation expenses। जब बिजनेस अपने फिक्स्ड ऑपरेशन एक्सपेंसेस को पे करने में फेल कर जाता है, ठीक है, सच एज रेंट, एम्प्लॉय सैलरी, इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सेट्रा। हायर फाइनेंशियल ऑपरेशन रिस्क, लोअर प्रोपोर्शन ऑफ डेट्स। अगर आपका फाइनेंशियल और ऑपरेशनल रिस्क ज्यादा है तो क्या होगा? लोअर प्रोपोर्शन ऑफ डेट्स, हमारे जो डेट्स का प्रोपोर्शन है वो कम हो जाएगा, ठीक है। लोअर फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल रिस्क, हायर प्रोपोर्शन ऑफ डेट्स। अगर आपका फाइनेंशियल और ऑपरेशनल रिस्क कम है तो हमारा डेट्स क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो डेट्स बोरो करती है, उसको अपनी कुछ कैपेसिटी बचा के रखनी चाहिए डेट्स को बोरो करने की, ताकि इन फ्यूचर वो यूज कर सके। अगर आप प्रेजेंट में ही बहुत सारा डेट्स बोरो कर ले रहे हो तो आपकी फ्यूचर कैपेबिलिटी कम हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि आपने पहले से ही कर्जा ले रखा है। जैसे कि अगर एक कंपनी 100 करोड़ क्या कर रही है, जो है डेट्स बोरो कर ले रही है, ठीक है, तो अगर वो उसको पे नहीं कर पा रही, इन फ्यूचर उसे और कैश की रिक्वायरमेंट होगी, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंस्टीट्यूट वगैरह उसको पैसा देने में थोड़ा सा झिझकेगी, क्योंकि उसने ऑलरेडी पहले से ही इतनी डेट्स ले रखी है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ता है? अपनी कुछ कैपेसिटी बचा के रखनी पड़ती है, ताकि आप फ्यूचर में क्या कर सको? डेट्स ले सको, ठीक है। मोर यूज ऑफ डेट एट प्रेजेंट, एबिलिटी टू यूज डेट इन फ्यूचर डिक्रीजेस। अगर आप प्रेजेंट में ज्यादा डेट्स ले लेते हो तो आप फ्यूचर में आपकी कैपेसिटी कम हो जाती है डेट्स को लेने की, ठीक है। इट मस्ट मेंटेन सम बोरोइंग कैपेसिटी टू बी फ्लेक्सिबल एंड डील विद अनसर्टेन इवेंट्स। आप अपनी कुछ कैपेसिटी, बोरोइंग कैपेसिटी बचा के रखो, ताकि आपको अनसर्टेन सिचुएशंस को डील करने में प्रॉब्लम्स ना आए, ठीक है। उसके बाद अगर हमारा कंट्रोल, कंट्रोल मतलब क्या? जैसे जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ओनर्स होते हैं, क्योंकि उनका हक होता है, वोटिंग राइट्स होती है उनके पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चूज करने की, डिविडेंड्स वगैरह लेने की। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना विलिंग कर रहे हो, कितना आप कंट्रोल खोना चाहते हो। अगर आप अपना कंट्रोल बनाए रखना चाहते हो तो आप डेट्स लोगे, क्योंकि उस पे सिर्फ आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और अगर आप इक्विटी लगा रहे हो तो इक्विटी में आपका जो भी इन्वेस्टर आएगा उसके पास भी बराबर के राइट्स आएंगे, ठीक है। The company's equity stockholders are regarded as its owner and they have complete control over it। एक कंपनी के अंदर जो उसके इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो ओनर होते हैं कंपनी के, और उस पर उनका पूरा अधिकार होता है, ठीक है। The control of shareholders is not affected however by the issuance of debt। अगर आप डेट्स को इशू कर रहे हो तो आपकी कोई भी कंट्रोल नहीं जाएगी, क्योंकि उस पर सिर्फ और सिर्फ आपको इंटरेस्ट पे करना है। जिससे आपने पैसा लिया उसका आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई रोल नहीं रहेगा, ठीक है। डेट शुड बी एम्प्लॉयड इफ द करेंट शेयर होल्डर्स डिजायर टू कीप कंट्रोल। आपको अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपना कंट्रोल बना के रखना है तो आप कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा डेट्स को इशू करने की, ठीक है। The company might offer equity share if they don't mind giving up control। आप इक्विटी ले सकते हो, मतलब इक्विटी इशू कर सकते हो अगर आप अपना कंट्रोल लूज करने के लिए तैयार हो, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जगह देने के लिए तैयार हो, ठीक है। इफ द मैनेजमेंट वांट्स टू कीप कंट्रोल इन इट्स ओन हैंड्स मोर डेट्स। अगर आप अपने हाथ में कंट्रोल लेना चाहते हो तो आप ज्यादा डेट्स लोगे, ठीक है। इफ द मैनेजमेंट कैन शेयर कंट्रोल विद अदर्स। अगर आप अपने कंट्रोल दूसरों के साथ शेयर करने के लिए तैयार हो तो आप इक्विटी लो, भाई आपकी मर्जी है यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को यहाँ पे फॉलो करके चलना पड़ता है, ठीक है। व्हेन चूजिंग इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू फॉलो द लीगल फ्रेमवर्क। आप कोई भी काम करने से पहले आपको क्या करना पड़ता है? कुछ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर। जैसे आप सड़क पे चल रहे हो तो आपको क्या करना पड़ता है? बहुत सारे ट्रैफिक के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। स्कूल में जा रहे हो वहां पे भी जो रूल्स लगे हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे भी ये होता है कि इनको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर को चूज करने से पहले, ठीक है।
द सेबी मतलब स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया गाइडलाइंस मस्ट बी फॉलोड व्हेन इशूइंग शेयर्स एंड डिबेंचर। जब आप शेयर्स इशू कर रहे हो, डिबेंचर इशू कर रहे हो, उसके पहले आपको कुछ सर्टेन गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेंगी, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। लोन फ्रॉम बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर लाइकवाइज सब्जेक्ट टू सेवरल रेगुलेशन। अगर आप कहीं से लोन ले रहे हो किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से या बैंक से, तो उनके भी कुछ रूल्स होते हैं कि आपको हर महीने इतना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और लास्ट में जब आप प्रिंसिपल अमाउंट पे करोगे तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे उनके भी कुछ नियम और शर्तें होती है जो आपको फॉलो करनी पड़ती है, ठीक है। द ease through which these norms, rules and or regulation can be followed also affect the choice of source of fund। इन सब की वजह से हमारा चॉइस ऑफ फंड्स पे भी असर पड़ता है। हम चूज करने से अगर बहुत ज्यादा रूल्स हमें फॉलो करने पड़ रहे तो हम कोशिश करेंगे कि हम वो फंड्स ना उस सोर्स ऑफ फंड को थोड़ा अवॉइड करें। अगर हमें थोड़े से मतलब जैसे कम रूल्स लग रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम चूज करेंगे वही फंड्स, हम प्रायोरिटाइज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा स्टॉक मार्केट कंडीशन। स्टॉक मार्केट की कंडीशन, सबसे पहली चीज समझो यहाँ पे बूम और रिसेशन, दो ही चीजें ध्यान में रखने की जरूरत है। बूम मतलब जब मार्केट हमारा अच्छा परफॉर्म, इकोनॉमी हमारी अच्छी परफॉर्म कर रही हो। रिसेशन मतलब मंदी का दौर, ठीक है, जब हमारी इकोनॉमी सही परफॉर्म नहीं कर रही होती है यहाँ पे, ठीक है। तो इन सारी चीजों के ऊपर भी डिपेंड करता है। मार्केट कंडीशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। मार्केट कंडीशन हमारी दो कैटेगरीज पे डिवाइड हो सकती है, बूम कंडीशन एंड रिसेशन और डिप्रेशन कंडीशन, ठीक है। दीज कंडीशन हैव एन इम्पैक्ट ऑन कैपिटल स्ट्रक्चर। इन कंडीशन का क्या हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर पे इम्पैक्ट पड़ता है, पर्टिकुलरली इफ द कंपनी प्लान्स टू रेज फर्दर कैपिटल। अगर कंपनी फर्दर कैपिटल रेज करना चाहती है तो इन सारी चीजों का असर हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर पे पड़ता है। डिपेंडिंग ऑन द स्टेट ऑफ द मार्केट, जो हमारे मार्केट का स्टेट है उस पर डिपेंड करता है। इन्वेस्टर माइट बी मोर कॉशियस इन देयर डीलिंग। इन्वेस्टर्स जब हमारी मार्केट अच्छा परफॉर्म करी, इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो वो शेयर्स को महंगे से महंगे प्राइस पे भी खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इकोनॉमी अच्छी चल रही है तो उन्हें उस पर जो है फायदा ही मिलने वाला है। और सेम चीज यही मंदी के दौर में क्या करेगी, वो शेयर्स लेने की जगह क्या करेगी, दूसरी चीजों में इन्वेस्ट करना चाहेगी, डेट्स वगैरह में, क्योंकि उन्हें पता है उस पे उन्हें फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलेगा, ठीक है। पीपल आर विलिंग टू टेक अ रिस्क एंड बाय स्टॉक शेयर्स इवन एट ग्रेटर प्राइस ड्यूरिंग बूम पीरियड। जब आपका इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा तो जो शेयर्स है, इन्वेस्टर्स उसको महंगे से महंगे प्राइस पे भी खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो सीधी सी बात है उनका पैसा डूबेगा नहीं यहाँ पे। इन्वेस्टर्स फेवर डेट्स। इन्वेस्टर डेट्स को कब फेवर करते हैं, जब मंदी का दौर चलता है, ठीक है। विच हैज अ फिक्स रेट ऑफ रिटर्न, जिसपे क्या मिलता है, हमें फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, बट इन अ रिसेशन और डिप्रेशन पीरियड। लेकिन ये किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ जब तक मंदी चल रही है। उसके बाद आता है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज। और कंपनीज मतलब वो हर एक कंपनी का अपना अपना कैपिटल स्ट्रक्चर होता है, जिसके अकॉर्डिंग वो देखती है मतलब कि उसका कितना डेट है और कितनी इक्विटी है उसके पास, ठीक है। सम बिजनेसेस डिजाइन देयर कैपिटल स्ट्रक्चर इन अकॉर्डिंग विद इंडस्ट्रीज नॉर्म। हमारे इंडस्ट्री के नॉर्म के अकॉर्डिंग ही जो हमारी कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती है वो अपना कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइन करती हैं। However, it must exercise proper care as blindly following industry standards can result in financial risk। अगर आप अंधाधुन अपनी इंडस्ट्री की नॉर्म्स को फॉलो करके कैपिटल स्ट्रक्चर बना रहे हो, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, फाइनेंशियल रिस्क फेस करने पड़ सकते हैं। तो बहुत सोच समझ के कोई भी डिसीजन लो यहाँ पे, ठीक है। इफ अ कंपनी कैन नॉट अफोर्ड हायर रिस्क, अगर एक कंपनी ज्यादा रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकती, इट शुड नॉट इंक्रीज इट्स डेट्स, तो वो क्या करेगी, अपनी डेट्स को और इंक्रीज नहीं करेगी, ठीक है। जस्ट बिकॉज अदर कंपनीज आर डूइंग सो, अगर और कंपनी कुएं में कूद रही है तो आप भी नहीं कूदोगे। आप अपनी अकॉर्डिंग अपने जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग ही अपना कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करोगे कि आपको कितनी डेट्स की जरूरत है और कितनी इक्विटी की जरूरत है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मतलब जो हमारे जो है ऑर्गेनाइजेशन मतलब ट्रेड करते हैं हमारे बोरो डेट्स पे। डेट्स पे हम क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं ताकि हम अपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स के रिटर्न को इंक्रीज कर सके, ठीक है।
ट्रेडिंग ऑन इक्विटी रिफर्स टू प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग बोरोड फंड्स। यहाँ पे हम क्या करते हैं, बोरोड फंड्स को यूज करते हैं टू इंक्रीज द रिटर्न ऑन इक्विटी। किसके लिए? हमारी इक्विटी पे रिटर्न को इंक्रीज करने के लिए। कंपनीज टेक लोन्स और इशू डिबेंचर टू फाइनेंशियल ऑपरेशन। कंपनी क्या करती है, डिबेंचर्स को इशू करती है या लोन लेती है टू फाइनेंशियल, किसके लिए? फाइनेंशियल ऑपरेशंस के लिए। एक्सपेक्टिंग टू जनरेट हायर प्रॉफिट देन द कॉस्ट ऑफ डेट। अपनी डेट की कॉस्ट से ज्यादा क्या करती है, प्रॉफिट जनरेट करने के लिए लेती है यहाँ पे, ठीक है। हाउ इट वर्क, ये काम कैसे करता है? अ कंपनी रेजेस डेट कैपिटल इंस्टेड ऑफ इशूइंग मोर इक्विटी। कंपनी क्या करेगी, डेट कैपिटल रेस करेगी और ज्यादा इक्विटी को इश्यू करने से, ठीक है। द कंपनी इन्वेस्ट दिस बोरोड मनी इन प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट। जो पैसा उसने उधार पे लिया है वो उसे कहाँ लगाएगी, प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स पे, ठीक है। जैसे कि अभी प्रेजेंट टाइम में टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है तो कंपनीज क्या कर रही है, इन्वेस्टमेंट भी उन्हीं कंपनीज में कर रही हैं जिनमें उन्हें लग रहा है फ्यूचर में कुछ होप है जिससे वो प्रॉफिट जनरेट कर सकती है, ठीक है। तो इफ द कंपनी अर्न्स हायर प्रॉफिट, अगर कंपनी हायर प्रॉफिट्स अर्न कर रही है, देन द इंटरेस्ट ऑन द डेट, अपने इंटरेस्ट, डेट के इंटरेस्ट से ज्यादा अगर वो प्रॉफिट जनरेट कर रही है, शेयर होल्डर गेट्स इंक्रीज रिटर्न। शेयर होल्डर्स क्या, उनको क्या होगा, उनके रिटर्न्स इंक्रीज होके उनको मिलेंगी। दिस रिजल्ट इन हायर अर्निंग पर शेयर। इसका क्या रिजल्ट होता है, हायर अर्निंग पर शेयर, बेनिफिटिंग एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। इससे क्या होता है, हमारे शेयर होल्डर्स, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, उनका फायदा होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज क्या होता है, जो बोरोड फंड्स कंपनी अपने प्रॉफिट के लिए यहाँ पे क्या करती है, यूज करती है, ठीक है। फाइनेंशियल लिवरेज रिफर्स टू यूज ऑफ डेट्स, जो जहां पे क्या करती है, कंपनी डेट्स का यूज करती है टू इंक्रीज अ कंपनीज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अपनी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न को इंक्रीज करने के लिए। इट हेल्प्स बिजनेस एक्सपैंड ऑपरेशंस विदाउट रेजिंग मोर इक्विटी। ये क्या करती है, बिजनेस को एक्सपैंड करने में हेल्प करती है बिना और इक्विटी को यूज किए हुए, ठीक है। बट इट ऑल्सो इंक्रीजेस फाइनेंशियल रिस्क ड्यू टू फिक्स इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन। डेट्स पे आपको फिक्स इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है तो आपकी फाइनेंशियल रिस्क भी क्या हो जाती है, यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल्स टू डेट अपॉन इक्विटी और डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी, ठीक है। हायर रेशियो मीन्स द कंपनी रिलाइज मोर ऑन डेट्स। अगर इसका रेशियो हाई है तो क्या है, कंपनी किस पे रिलाई कर रही है, डेट्स पे रिलाई कर रही है फॉर फाइनेंसिंग, अपने फाइनेंसिंग के लिए। विच कैन इंक्रीज बोथ प्रॉफिट एंड रिस्क, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, उसकी प्रॉफिट भी इंक्रीज होगी, प्रॉफिट के साथ साथ क्या होगा, उसका रिस्क भी इंक्रीज होगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आता है फाइनेंशियल रिस्क। आप कोई चीज डिसाइड कर रहे हो इन्वेस्टमेंट वगैरह का, तो फंड्स वगैरह रेज करने का, तो आपकी फाइनेंशियल रिस्क भी इंक्रीज होती है। ज्यादा डेट्स लोगे तो आपकी फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीज होगी। अगर आप मे बी पॉसिबल आप नहीं कर पा रहे हो, जैसे कि आपने उधार लिया 20,000 50,000, आप एबल नहीं हो उस चीज को, उसको पे करने के लिए, ठीक है। फिर आप क्या करो, फिर आप उधार ले रहे हो, तो ठीक है, यहाँ पे यही चीज नहीं करनी है, ठीक है। फाइनेंशियल रिस्क आगे आपको फ्यूचर में इन सब चीजों से क्या दिक्कत आ सकती है उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। फाइनेंशियल रिस्क रिफर्स टू पॉसिबिलिटी ऑफ अ कंपनी और इंडिविजुअल फेसिंग लॉसेस ड्यू टू देयर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। ये ऐसे लॉसेस होते हैं जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन फुलफिल ना करने की वजह से होते हैं हमारे, सच एज डेट रिपेमेंट्स, इंटरेस्ट कॉस्ट और कैश फ्लो शॉर्टेज। आपकी जैसे डेट रिपेमेंट आप नहीं कर पा रहे हो, कर्जा नहीं दे पा रहे हो, या फिर आपका जो है इंटरेस्ट नहीं दे पा रहे हो, कैश फ्लो शॉर्टेज हो रहा है आपका। इट अराइजेस व्हेन अ बिजनेस यूजेस बोरोड फंड्स टू फाइनेंस इट्स ऑपरेशन। ये कब मतलब यहाँ पे क्या होता है, जब आप डेट्स यूज कर रहे हो अपनी फाइनेंशियल ऑपरेशंस के लिए, ये तब आता है जब हम अपने ऑपरेशन के लिए क्या कर रहे हो, डेट्स यूज कर रहे हो, लीडिंग टू द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट इफ इट कैन नॉट मीट इट्स फाइनेंशियल कमिटमेंट। अगर आप प्रॉफिट नहीं जनरेट कर रहे हो तो डेट तो आपकी फिक्स है कि आपको इंटरेस्ट देना ही देना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल, अ कंपनी विद हाई डेट मस्ट पे इंटरेस्ट रेगुलरली। जिस कंपनी ने ज्यादा डेट्स ले रखी है तो वो क्या करती है, अपनी इंटरेस्ट को रेगुलरली पे करती है उन डेट्स के ऊपर जो लगती है। इफ द इट्स प्रॉफिट डिक्लाइन, चाहे उसका प्रॉफिट डिक्लाइन कर रहा हो,
इट मे स्ट्रगल टू रिपे लोन्स लीडिंग टू फाइनेंशियल डिस्ट्रेस और बैंकरप्सी। उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है आपकी प्रॉफिट्स हो रही है नहीं हो रही, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना पड़ता है। अगर आप एबल हो तो आप डेट्स लो, अगर नहीं हो तो अवॉइड ही करो इन सारी चीजों को। अगर यहाँ पे आप रिपे नहीं कर पा रहे हो तो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस आपके ऊपर आएगा, या तो फिर आप बैंकरप्ट हो जाओगे, ठीक है। उसके बाद आता है फिक्स्ड कैपिटल, लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जैसे हमारी लैंड, मशीनरी, बिल्डिंग, ये सारी चीजें क्या है, हमारी फिक्स एसेट्स हैं, तो इसमें जो पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। फिक्स्ड कैपिटल रिफर्स टू इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म एसेट। फिक्स्ड कैपिटल मतलब क्या होता है, जो हम लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि ऑल दीज हैव एन इफेक्ट ऑन शेयर होल्डर एज वेल एज एम्प्लॉयज। इन सारी चीजों का इफेक्ट किस पे पड़ता है, शेयर होल्डर्स से लेके एम्प्लॉयज तक पे पड़ता है, ठीक है। फिक्स कैपिटल इज द मनी इन्वेस्टेड बाय कंपनी इन इट्स फिक्स एसेट्स। फिक्स कैपिटल क्या होता है, जो कंपनी अपनी फिक्स एसेट में पैसा इन्वेस्ट करती है, which are to be used over a longer period of time, जिसको क्या करते हैं हम लंबे समय तक के लिए यूज करते हैं। Hence it can be said that fixed capital is used for meeting the permanent or long term needs of the business। ये किसके लिए यूज होता है, परमानेंट या तो लॉन्ग टर्म बिजनेस की नीड्स को फुलफिल करने के लिए। इसके बाद आता है हमारा इंपॉर्टेंस, इंश्योर्स लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। ये क्या करता है, मेक श्योर करता है कि हमारे बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबल रहे, ठीक है। एक बार आपने मशीनरी या लैंड या बिल्डिंग में इन्वेस्ट किया तो उसके बाद आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। फिक्स कैपिटल, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग सपोर्ट लॉन्ग टर्म ऑपरेशन। लॉन्ग टर्म ऑपरेशन को सपोर्ट करते हैं, ये शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन नहीं होती है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं यूज होते, ये हमें बहुत लंबे टाइम के लिए बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। प्रॉपर मैनेजमेंट प्रिवेंट्स अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट। प्रॉपर मैनेज, अगर आप अपने लॉन्ग कैपिटल इन्वेस्टमेंट को प्रॉपरली मैनेज करके चलोगे तो यहाँ पे क्या होगा, आपको अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी। इंश्योर सस्टेनेबिलिटी, और आप मेक श्योर कर सकते हो कि आप सस्टेनेबल रहो यहाँ पे, ठीक है। दूसरा आता है इंक्रीजेस एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। आपकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को भी इंक्रीज करता है। इन्वेस्टिंग इज मॉडर्न इक्विपमेंट इम्प्रूव्स प्रोडक्शन स्पीड एंड क्वालिटी। इन्वेस्टिंग इन मॉडर्न इक्विपमेंट्स, अगर आप मॉडर्न इक्विपमेंट्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपका यहाँ पे क्या होता है, जो आपकी प्रोडक्शन की स्पीड होती है और क्वालिटी होती है वो इम्प्रोवाइज हो जाती है, ठीक है। वेल मेंटेन एसेट रिड्यूस डाउन टाइम और रिपेयर कॉस्ट। अगर आपकी एसेट्स वेल मेंटेन्ड है, नहीं है, तो क्या होगा, आपकी रिपेयर कॉस्ट वगैरह या फिर रिपेयर कॉस्ट के साथ साथ क्या होगा, डाउन टाइम रिड्यूसेस, जो आपको बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था उसको रिड्यूस कर देगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ऑप्टिमाइजेस फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फाइनेंशियल रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज बहुत अच्छी तरीके से यूज करता है यहाँ पे। हेल्प बैलेंस इन्वेस्टमेंट बिटवीन फिक्स एंड वर्किंग कैपिटल। इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं हमारा वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल को, ठीक है। अवॉइड्स ओवर इन्वेस्टमेंट रिड्यूसिंग फाइनेंशियल रिस्क। ये क्या करता है, ओवर इन्वेस्टमेंट को अवॉइड करता है और हमारी फाइनेंशियल रिस्क को डिक्रीज करता है, ठीक है। सपोर्ट बिजनेस एक्सपेंशन, बिजनेस एक्सपेंशन को भी सपोर्ट करता है। प्रॉपर प्लानिंग ऑफ फिक्स एसेट्स अलाउ स्मूथ स्केलिंग ऑफ ऑपरेशन। अगर आप प्रॉपरली अपने फिक्स एसेट्स पे जो इन्वेस्टमेंट करो उसको प्लान करके चलोगे तो जो आपका काम क्या होगा, बहुत ही स्मूथली होगा, ठीक है। हेल्प्स इन ओपनिंग न्यू ब्रांचेस, नए नए ब्रांचेस को ओपन करने में हेल्प करता है। अपग्रेडिंग टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपग्रेडेशन में भी हेल्प करता है। एंड एंटरिंग न्यू मार्केट, और नए मार्केट में एंटर करने के लिए भी हेल्प करता है यहाँ पे, ठीक है। पांचवा हमारा रिड्यूसेस मेंटेनेंस एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट। मेंटेनेंस और रिप्लेसमेंट कॉस्ट को भी रिड्यूस करता है। टाइमली अपग्रेड्स प्रिवेंट एक्सपेंसिव ब्रेकडाउन्स। अगर आप टाइमली अपनी मशीनरीज वगैरह को अपग्रेड करते रहोगे तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ब्रेकडाउन जो टाइम होगा वो रिड्यूस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। रेगुलर मेंटेनेंस एक्सटेंड्स एसेट्स लाइफ सेविंग मनी। अगर आप रेगुलर मेंटेनेंस अपनी मशीनरी को महीने महीने में रिपेयर करा रहे हो तो ये क्या होगा, हमारे लिए लंबे समय तक के लिए यूजफुल होगा, ठीक है। मतलब हमें रोज रोज यहाँ पे खर्चे नहीं आएंगे, ठीक है। और क्या होगी, हमारी एसेट्स की लाइफ भी एक्सटेंड हो जाएगी,
उसके बाद आते हैं हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इफेक्ट करती है हमारे फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट को। सबसे पहला आता है नेचर ऑफ बिजनेस, हमारा बिजनेस किस तरीके का है उस पे। सबसे पहली चीज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस नीड्स मोर फिक्स कैपिटल्स एंड मशीन्स एंड प्लांट। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो आपको ज्यादा प्लांट और मशीनरीज की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको रॉ मटेरियल्स वगैरह बहुत सारी चीजें लगती है, ठीक है। ट्रेडिंग बिजनेस नीड्स लेस फिक्स कैपिटल। जो हमारा ट्रेडिंग बिजनेस होता है उसको लेस फिक्स कैपिटल की जरूरत होती है, क्योंकि उनका काम क्या होता है, सामान खरीदना और बेचना, ठीक है। उनको प्रोडक्शन का काम नहीं करना है। दूसरा आता है स्केल ऑफ ऑपरेशन, आप किस स्केल पे, मतलब आपका काम किस स्केल पे चल रहा है। लार्ज स्केल बिजनेस रिक्वायर्स मोर इन्वेस्टमेंट इन फैक्ट्रीज। अगर आपकी बिजनेस लार्ज स्केल बिजनेस है तो उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी आपको फैक्ट्रीज में, ठीक है, वेयर हाउसेज में एंड इक्विपमेंट। अगर गाड़ी मतलब जैसे लार्ज स्केल ऑपरेशन के लिए जैसे कार वगैरह कोई मैन्युफैक्चर कर रहा है तो ये लार्ज स्केल पे आता है, ठीक है। इनको ज्यादा वेयर हाउसेस की जरूरत पड़ेगी, इनको इन्वेस्टमेंट्स की भी जरूरत ज्यादा पड़ेगी, फैक्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट की और जो इनकी इक्विपमेंट्स हैं उन सारी चीजों के लिए, ठीक है। स्मॉल बिजनेस नीड लेस फिक्स कैपिटल। अगर आपका छोटा बिजनेस है तो आपको बहुत ज्यादा फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद आते हैं तीसरा, टेक्नोलॉजी यूज्ड। किस तरीके की टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो, कैपिटल इंटेंसिव कर रहे हो, लेबर इंटेंसिव कर रहे हो, ठीक है। कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस क्या होता है, मोर यूज ऑफ कैपिटल, जैसे मशीनरी वगैरह हम यूज करते हैं तो हमारे यहाँ पे कैपिटल ज्यादा जा रहा होता है, ठीक है। कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायर्स हाई फिक्स कैपिटल फॉर ऑटोमेशन। ऑटोमेशन के लिए उसको क्या चाहिए, ज्यादा फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पे। अब वो लेबर तो लगा नहीं सकता हर चीज के लिए, ठीक है, उसको मशीन के मॉडर्नाइज मशीन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आता है लेबर इंटेंसिव बिजनेस। लेबर इंटेंसिव बिजनेस जैसे हैंडमेड क्राफ्ट, जो साड़ियाँ वाड़ियाँ कुछ बनती है ना, जैसे जयपुर वगैरह जो, तो वहाँ पे हैंडमेड का काम ज्यादा चलता है, तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक आपकी स्केल अगर छोटी होती है तो उसके लिए ज्यादा यूजफुल यहाँ पे होता है, ठीक है। उसके लिए क्या होता है, लेस फिक्स कैपिटल। इसको किसकी रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ज्यादा फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं ग्रोथ एंड एक्सपेंशन प्लान्स। आपके ग्रोथ और एक्सपेंशन प्लान्स के ऊपर भी डिपेंड करता है आपका फिक्स कैपिटल। कंपनीज प्लानिंग एक्सपेंशन नीड्स मोर फिक्स कैपिटल। अगर आप इन फ्यूचर अपने बिजनेस को और एक्सपैंड करना चाहते हो तो आपकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगी, ठीक है, फॉर न्यू ब्रांचेस मशीनरी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर उसके बाद आता है मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग एसेट्स। आप किस तरीके से जो है एसेट्स को अक्वायर कर रहे हो, या तो आप खरीदोगे या तो आप लीज पे लोगे, ठीक है। बाइंग एसेट्स रिक्वायर मोर फिक्स कैपिटल। अगर आप एसेट्स को खरीद रहे हो तो यहाँ पे आपको ज्यादा फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। अगर आप लीज पे ले रहे हो, मतलब एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, 5 साल के लिए ले रहे हो उधार पे, मतलब बेसिकली वो ये होता है कि आप उसके लिए कुछ रेंट पे करोगे, ठीक है। रिक्वायर्स लेस फिक्स कैपिटल। इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट हमें नहीं होती है। उसके बाद आते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस एंड क्रेडिट। फाइनेंस और क्रेडिट की अवेलेबिलिटी इस पे भी डिपेंड करता है। इफ लोन्स और गवर्नमेंट सब्सिडीज आर इजीली अवेलेबल। अगर आपके पास लोन और गवर्नमेंट फैसिलिटीज जो है, गवर्नमेंट सब्सिडीज अवेलेबल है बहुत आसानी से, बिजनेस कैन इन्वेस्ट मोर इन फिक्स एसेट। तो बिजनेस क्या कर सकता है, अपनी फिक्स एसेट में और इन्वेस्टमेंट कर सकता है। लिमिटेड फंडिंग में लोअर फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अगर आपकी फंडिंग लिमिटेड है, आप अपने पास से ही सारी चीजें लगाने वाले हो, तो आप क्या करोगे, बहुत ज्यादा फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं गवर्नमेंट रेगुलेशन। गवर्नमेंट की रेगुलेशंस पे भी डिपेंड करता है। इंडस्ट्रीज रिक्वायरिंग एनवायरमेंटल परमिट्स और स्पेशल लाइसेंस में नीड एक्स्ट्रा कैपिटल फॉर कॉम्प्लायंस। अगर जैसे इन्वायरमेंट फ्रेंडली जैसे हमारी कंपनी सेटअप होती है ना, तो उनको बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है, तो उन सारी चीजों के लिए भी क्या करना पड़ता है, उसको परमिट लेना पड़ता है। उसके लिए भी क्या होता है, वो उसको एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे उसको और कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। उसके बाद आते हैं कॉम्पिटिटर स्ट्रैटेजी। आपकी कंपटीशन में क्या क्या स्ट्रैटेजीज, किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। इफ कॉम्पिटिटर्स इन्वेस्ट इन न्यू टेक्नोलॉजी। अगर आपका कॉम्पिटिटर नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहा है, वेयर एज आप जो है पुरानी घिसी पिटी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो,
ए बिजनेस में ऑल्सो नीड टू इन्वेस्ट इन मॉडर्न मशीनरी टू स्टे कॉम्पिटिटिव। आप भी क्या करोगे, अपने कॉम्पिटिटर का देखा देखी ही क्या करो कि आप भी मॉडर्न मशीनरीज में इन्वेस्ट करने की कोशिश करोगे ताकि आप उनके साथ साथ चल सको, ठीक है, उनके कंपटीशन में। फिर उसके बाद आते हैं वर्किंग कैपिटल, जो हमारी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने के लिए यूज होता है, ठीक है। वर्किंग कैपिटल इज द मनी अ बिजनेस यूजेस फॉर इट्स डे टू डे ऑपरेशन, जो उसके रोजमर्रा के काम होते हैं उनको फुलफिल करने के लिए जो ये पैसे खर्च करता है, ठीक है, वो पैसे जो जरूरत होती है उसको, ठीक है, या फिर जो ये देता है यहाँ पे। इट रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन करेंट एसेट्स, ये क्या करता है, करेंट एसेट्स और जो हमारी करंट लायबिलिटीज होता है उसके बीच का डिफरेंस बताता है, ठीक है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे देखो हमारी करंट एसेट्स कितनी है, 5 लाख है, यहाँ पे हमारी करंट लायबिलिटीज कितनी है, 2 है, तो डिफरेंस कितने का है, 3 का है, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, वर्किंग कैपिटल हो गई यहाँ पे। उसके बाद आते हैं एग्जाम्पल ऑफ करंट एसेट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर लिक्विडिटी। यहाँ पे कुछ शॉर्ट टर्म जो हमारी एसेट्स होते हैं, करंट एसेट्स होते हैं, उनके एग्जांपल है किस पे बेस्ड, उनकी लिक्विडिटी पे बेस्ड कि वो कितनी जल्दी कैश के फॉर्म में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। सबसे पहले आता है द लिस्ट ऑफ करंट एसेट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर लिक्विडिटी इज एज फॉलोज। सबसे पहले आता है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। फिर उसके बाद डेटर्स, डेटर्स क्या होते हैं, हम उनको कन्वर्ट कर सकते हैं कैश के फॉर्म में, ठीक है। फिर मार्केटेबल सिक्योरिटीज, फिनिश गुड्स, इन्वेंट्री, बिल्स रिसीवेबल, वर्क इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये लिक्विडिटी के बेस पे कि कितनी जल्दी से जल्दी हम इनको कैश या कैश के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है एक्सेस ऑफ करंट एसेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ओवर इट्स करंट लायबिलिटी इज नोन एज वर्किंग कैपिटल। हमारी एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स, उसकी लायबिलिटीज के ऊपर जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज दैट पार्ट ऑफ टोटल कैपिटल, ये टोटल कैपिटल का वो पार्ट होता है विच इज रिक्वायर्ड फॉर होल्डिंग करंट एसेट, जो हमारी करंट एसेट्स को होल्ड करने के लिए यूज होता है, ठीक है, जो रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, रिक्वायर्ड यहाँ पे। फिर उसके बाद 2 मेन कॉन्सेप्ट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, 2 मेन कॉन्सेप्ट्स होते हैं वर्किंग कैपिटल के। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, इट सिंपली इंप्लाइज इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट, इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स में को क्या बोलते हैं, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। उसके बाद नेट वर्किंग कैपिटल, इट इंप्लाइज द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स, एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर लायबिलिटीज, ठीक है। नेट वर्किंग कैपिटल आता कैसे, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को इम्पैक्ट करते हैं या उन पे इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें भी आता है नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है हमारा। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस नीड्स मोर वर्किंग कैपिटल फॉर मटेरियल एंड प्रोडक्शन। जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होगा उसको ज्यादा मटेरियल और प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए, वर्किंग कैपिटल चाहिए, क्योंकि उसको रॉ मटेरियल्स तो ऐसा है नहीं कि वो एक बार ले लिया तो फिर उसके बाद उसको आगे इन फ्यूचर जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये उसको डेली का काम है उसका करने का, ठीक है। और सर्विस बिजनेस लाइक कंसल्टिंग नीड्स लेस वर्किंग कैपिटल, जैसे कुछ सर्विस बिजनेस है जैसे इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, since they do not have inventory, क्योंकि इनको इन्वेंट्री की जरूरत नहीं पड़ती थी। साइज ऑफ बिजनेस, अगर बहुत ज्यादा बड़ा बिजनेस है यहाँ पे नीड्स मोर वर्किंग कैपिटल, इसको ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी टू हैंडल मोर एम्प्लॉयज, ताकि वो और एम्प्लॉयज को हैंडल कर सके, सप्लायर्स को एंड कस्टमर्स और हमारे कस्टमर्स को। स्मॉल बिजनेस नीड्स लेस वर्किंग कैपिटल ड्यू टू फ्यूअर ट्रांजेक्शन, स्मॉल बिजनेस जो होता है उसको बहुत ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है क्योंकि उसको बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन्स नहीं करने पड़ते हैं। उसके बाद आता है प्रोडक्शन साइकिल लेंथ, आपके जो आप प्रोडक्शन कर रहे हैं उसकी साइकिल की लेंथ कितनी है, कितने टाइम के लिए वो होने वाला है, ठीक है। बिजनेस विथ लॉन्गर प्रोडक्शन साइकिल लाइक शिप बिल्डिंग, ऐसे बिजनेस जिनका प्रोडक्शन साइकिल काफी ज्यादा है जैसे शिप बनाने का, नीड्स मोर वर्किंग कैपिटल, इसमें क्या होगा, हमारी ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगी क्योंकि इसका प्रोसेस क्या है, काफी लेंदी है यहाँ पे। फिर उसके बाद बिजनेस विथ शॉर्टर साइकिल, जो बिजनेस जिनका साइकिल काफी शॉर्ट होता है जैसे कि बेकरी, नीड्स लेस वर्किंग कैपिटल, तो इनकी जो वर्किंग कैपिटल है वो भी कम लगती है इनको। उसके बाद आते हैं क्रेडिट पॉलिसीज, ठीक है। इफ अ कंपनी ऑफर्स क्रेडिट टू कस्टमर्स, अगर एक कंपनी कस्टमर्स को क्रेडिट प्रोवाइड करती है, उधार देती है
इट नीड्स मोर वर्किंग कैपिटल की, तो उसे क्या होता है और ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है, बिकॉज मनी इज टाइड अप इन अकाउंट्स रिसीवेबल, क्योंकि यहाँ पे पैसा तो आपका फंसा हुआ है कहाँ पे, अकाउंट्स रिसीवेबल, क्योंकि आपने उधार पे दे रखा है, तो वो आपके लिए फायदे डेटर्स के फॉर्म में रहेंगे वो आपको, लेकिन कैश तो है नहीं आपके पास यहाँ पे, तो यहाँ पे भी क्या होगा, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी यहाँ पे। कंपनीज दैट सेल ऑन कैश नीड लेस वर्किंग कैपिटल, जो ऐसी कंपनीज जो कि क्या करती हैं, सिर्फ और सिर्फ कैश पे मतलब चीजें देती हैं, उनका क्या होता है, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम होती है, क्योंकि उन्होंने अपना पैसा कहीं पे फंसा नहीं रखा होता है। उसके बाद आता है सीजनल डिमांड। बिजनेस विद सीजनल डिमांड लाइक आइसक्रीम और हॉलीडे डेकोरेशन नीड्स एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल ड्यूरिंग पीक सीजन। आपके सीजन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे गर्मियों के टाइम पे आइसक्रीम हो गई, कोल्ड ड्रिंक वगैरह हो गई, ये सारी चीजें, तो वो सिर्फ एक पर्टिकुलर सीजन के लिए ही वैलिड होता है। उसके बाद आता है हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट। आप इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस कर रहे हो तो आप ऐसी चीजें लाओगे जिनको आप लगे हाथ बेच के हटा दो, ठीक है, आप अपना पैसा उस पे फंसा के नहीं रखोगे, ठीक है, ज्यादा इन्वेंट्री आप खरीद लोगे, ऐसी चीजें खरीद लोगे जो आप बेच ही नहीं पा रहे हो, तो आपका पैसा तो वहां पे फंसा हुआ है, ठीक है। तो इन्वेंट्री को भी हमें बराबर से मैनेज करके चलना पड़ता है, हम वही चीजें अपने स्टॉक में लाएंगे जिनको हम बेच के हटा सके एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद, ठीक है। मोर इन्वेंट्री रिक्वायर्स मोर वर्किंग कैपिटल, अगर ज्यादा इन्वेंट्री चाहिए तो हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है। बिजनेस विद एफिशिएंट इन्वेंट्री कंट्रोल्स नीड लेस वर्किंग कैपिटल। बिजनेस जिनका एफिशिएंट इन्वेंट्री कंट्रोल है उनको कम वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। उसके बाद आता है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन प्लान। आप बिजनेस को कितना ग्रो करना चाहते हो आगे चल के फ्यूचर में। बिजनेस प्लानिंग टू एक्सपेंड और लॉन्च न्यू प्रोडक्ट नीड्स मोर वर्किंग कैपिटल टू सपोर्ट ऑपरेशंस। जो बिजनेस अपने आप को एक्सपैंड करना चाहते हैं उन्हें ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है अपने ऑपरेशंस को सपोर्ट करने के लिए। दूसरा आता है इन्फ्लेशन, आठवां है, सॉरी दूसरा नहीं है, आठवां है इन्फ्लेशन एंड मार्केट कंडीशन। मार्केट कंडीशन और इन्फ्लेशन पे भी डिपेंड करता है। राइजिंग प्राइजेस ऑफ रॉ मटेरियल, अगर आपकी रॉ मटेरियल की प्राइजेस इंक्रीज हो रही हैं तो आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। इंक्रीजेस वर्किंग कैपिटल नीड्स। अगर आपकी इकोनॉमी स्लो है तो आपकी रॉ मटेरियल की प्राइसेस भी डिक्रीज हो जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। इकोनॉमी स्लो डाउन मे रिक्वायर बिजनेस टू कीप एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल फर्स्ट। अगर आपकी इकोनॉमी स्लो डाउन हो गई है तो शायद आपको बिजनेस को क्या करना पड़े, एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल रखना पड़े, किसके पर्पज से, सेफ्टी के पर्पज से, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारा इस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म हो गया।